हेलो दोस्तों, तो यहाँ पर हम करने वाले हैं 10th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर और थोड़ा कंफ्यूजिंग भी। ये शायद आपको ये चैप्टर कंफ्यूजिंग लगे, हाँ, और है भी थोड़ा। अगर आप इसको सही ढंग से पढ़ने का अगर यहाँ पर आपको तरीका समझ में आ जाए तो बहुत सिंपल हो जाएगा। यहाँ पर इस चैप्टर को पढ़ने का एक बहुत ही बेस्ट तरीका है कि आप जो है ना, यहाँ पर जो भी टर्म्स है जैसे हेरिडिटी है, एवोल्यूशन है, वेरिएशन है, ट्रेट्स हैं, टाइप ऑफ ट्रेट्स हैं, तो ये सब टेक्निकल टर्म्स का जो है यहाँ पर आप मीनिंग समझ लो। अगर ये आ गया ना तो बाकी चैप्टर में और कुछ भी नहीं है, बस वही समझाया गया है। ओके, तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि हम रिवीजन यानी एकदम फास्ट में जाएंगे, सारे टर्म्स कवर हो जाएंगे, आप बस ध्यान से देखते जाओ। तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट टर्म, हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब क्या है, इसका वर्ड मीनिंग क्या है, या इससे बहुत क्लोज है इनहेरिटेंस, तो आप इसको एक जैसा ही मान सकते हो। तो हेरिडिटी या इनहेरिटेंस का मतलब क्या है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन या ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर। एक जनरेशन से अगली जनरेशन में जो कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसमिशन होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। देखो ये पेरेंटल जनरेशन हो गया और ये पेरेंटल के बाद वाला पहला जनरेशन हो गया। तो ये P1 जनरेशन मतलब पेरेंटल जनरेशन, F1 यानी कि फर्स्ट फिलियल जनरेशन या फर्स्ट जनरेशन, और इसका जो बच्चा होगा वो क्या रहेगा, दैट विल बी ऑब्वियसली द F2 जनरेशन। ठीक है, अच्छा, यहां पर जो ये अगला जनरेशन है इसको आप प्रोजेनी भी कह सकते हो और इसके लिए ऑफस्प्रिंग जैसा भी टर्म है। तो यहां पर प्रोजेनी और ऑफस्प्रिंग का मतलब क्या है, एक जनरेशन का अगला जनरेशन, मतलब कि कह सकते हो कि जो बच्चे हैं है ना इस जनरेशन के, उसको प्रोजेनी या ऑफस्प्रिंग कह सकते हैं। तो देखो यहाँ पर टर्म्स हमको नए नए मिल रहे हैं, इसको आप बस ध्यान रखते जाओ। ओके, और इस प्रोसेस देखो बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर है, हेयर कलर है, स्किन टोन है, हेयर टाइप है, आईबॉल का कलर है ना, इसके अलावा हाइट है, तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम कैरेक्टरिस्टिक में, फिजिकल अपीयरेंस कह सकते हो। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स है। और देखो इस चैप्टर में कैरेक्टरिस्टिक्स को यहाँ पर एक टेक्निकल टर्म है, उसको क्या कहते हैं, ट्रेट्स। तो याद रखना कि यहाँ पर बहुत सारी चीजें सीख ली हमने। ठीक है, तो क्या है पहला, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ ट्रेट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर, है ना। बहुत सारी चीजें हमको पेरेंट्स से मिलती हैं, तो ये सारी चीजें है ना, इसका जो फ्लो है इसको हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम हेरिडिटी या इनहेरिटेंस कहते हैं। ओके, एंड उन कैरेक्टरिस्टिक्स को आप ट्रेट्स भी कह सकते हो। और जो अगला जनरेशन है, देखो ये जनरेशन को पेरेंटल जनरेशन कहा गया है, और जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको प्रोजेनी या फिर ऑफस्प्रिंग भी कहा जाता है। ठीक है, इसके जो बच्चे होंगे वो इसके ऑफस्प्रिंग रहेंगे या इसके प्रोजेनी होंगे, तो ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, हमने यहाँ पर हेरिडिटी, इनहेरिटेंस, ट्रेट्स, प्रोजेनी, ऑफस्प्रिंग ये सब का मतलब समझ लिया है। ओके, और एक चीज देखो, अब यहाँ पर ट्रेट्स जो हमने कहा, कैरेक्टरिस्टिक्स किसी भी इंडिविजुअल के अंदर दो टाइप की हो सकती है। एक जो ऐसे फ्लो करके आई है, जो ऐसे फ्लो करके आई है उसको क्या कहते हैं, दीज आर कॉल्ड इनहेरिटेड ट्रेट्स। इनको आप कह सकते हो इनहेरिटेड, यानी जो इनहेरिटेंस वाले प्रोसेस से आए हैं, है ना, जो पेरेंट्स से मिले हुए हैं, इनको कहते हैं इनहेरिटेड ट्रेट्स। और ऐसे भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इंडिविजुअल के अंदर जो उनको उनके पेरेंट्स से नहीं मिलते, है ना, जैसे मेमोरी हो गई, या फिर मसल्स जो इंसान ने बिल्ड किया अपनी लाइफ में, है ना, एक्सरसाइज करके। ओके, और जो भी उसने स्किल्स अपने लाइफ में सीखे हैं, मतलब लाइफ एक्सपीरियंसेस की चीजें जो है वो भी कैरेक्टरिस्टिक्स ही हैं, पर वो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, मैनर्स एंड ऑल, तो ये सब चीज पेरेंटल, मतलब ऐसे नहीं कि बॉडी में से फ्लो होके आ जाएगी, राइट, वो उसको उस इंसान को अपने लाइफ टाइम में सीखना होगा। ऐसे कैरेक्टर्स को क्या कहते हैं, अक्वायर्ड कैरेक्टर्स, जो लाइफ एक्सपीरियंसेस से आएंगी। ठीक है, दोज आर कॉल्ड अक्वायर्ड कैरेक्टर्स। इनहेरिटेड मतलब जो पेरेंट्स से फ्लो के आ रही है, अक्वायर्ड कैरेक्टर यानी जो इंसान अपनी लाइफ एक्सपीरियंस अपनी लाइफ टाइम में अचीव करेगा अपनी मेहनत से, है ना, उसको हम कहेंगे एक्वायर्ड कैरेक्टर। ओके, इसके बाद तो यहां पर देखो ट्रेट्स के हमने टाइप भी सीख लिए। इसके बाद देखो यहां पर मैं आपको वेरिएशन और एवोल्यूशन का मतलब समझाता हूं बहुत सिंपल टर्म्स में। जैसे सपोज ये एक जनरेशन है, ठीक है, इसको मैंने जनरेशन 1 नाम दिया है, और इनका जो प्रोजेनी है या जो इनका ऑफस्प्रिंग है उसको जनरेशन 2 नाम दिया है। देन जनरेशन 3, 4, 5, 6, 7, मान लो बहुत सारे 5000 जनरेशन तक मैंने यहाँ पर ऐसे लिख दिया है। ठीक है, तो अब ऐसा होता है कि ये जो पूरा प्रोसेस है एक जनरेशन से अगला जनरेशन आना, ये कैसे आता है, तो इसमें एक बेसिक प्रोसेस इन्वॉल्व है जिसको हम कहते हैं डीएनए कॉपिंग। तो यानी क्या,
डीएनए कॉपी होता है पेरेंटल जनरेशन से फर्स्ट स्टेप में, उसके बाद अगला जनरेशन का तैयारी होता है ना। तो बहुत रूट प्रोसेस है डीएनए कॉपिंग, रिप्रोडक्शन का बेसिक प्रोसेस है डीएनए कॉपिंग। तो डीएनए कॉपिंग यानी क्या, यहां से जो कैरेक्टर्स है उसको एक, है ना, एक पेपर पे उतार जाए। सपोज एग्जांपल समझ लो कि आप इसका जो कैरेक्टर है पेरेंट का, वो एक उसका कॉपी हो रहा है और उसको आगे ले जाया जाएगा, है ना, वो डीएनए का जो कॉपी बना है उसको आगे ले जाया जाएगा। ठीक है, सो इस डीएनए कॉपिंग में होता क्या है ना, इसमें थोड़े बहुत एरर हो जाते हैं। सो देयर अकर्स एरर इन डीएनए कॉपिंग, और जिस वजह से ये एग्जैक्टली सारे कैरेक्टर्स फ्लो होके नहीं आते हैं, है ना, कुछ चीजें थोड़ा डिफरेंट हो जाती हैं, कुछ चीजें इस डीएनए कॉपिंग में एरर होने की वजह से डिफरेंट हो जाती हैं, और उनको क्या कहते हैं, उन डिफरेंसेस को हम क्या बोलते हैं, दोज आर कॉल्ड वेरिएशंस, है ना। मतलब कि समझो कि जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं यहाँ पर जो फ्लो होके आने वाली है वो भी 100% नहीं आ रही, उसमें भी थोड़ा एरर हो जा रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा सा अलग कैरेक्टर यहाँ पे आ जा रहा है। तो मान लो ऐसा नहीं कि ये बाहर से आ रहा है, ये कुछ डिफरेंसेस क्रिएट हो गए इसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, जो अगला जनरेशन आया वहां पर, तो इस डिफरेंसेस को हम वेरिएशन कहते हैं। तो मान लो थोड़ा सा डिफरेंस इस पहले जनरेशन में, इस पहले रिप्रोडक्शन में हुआ, फिर जो सेकेंड से थर्ड जनरेशन आया वहां पर थोड़ा वेरिएशन जुड़ गया, है ना, जो थर्ड से फोर्थ आया उसमें थोड़ा वेरिएशन जुड़ गया, जो फोर्थ से फिफ्थ आया उसमें वेरिएशन जुड़ गया, और ऐसे करते हुए इस 5000 जनरेशन में वो सारे वेरिएशन, सोचो कितना सारा वेरिएशन एक्यूमुलेट हो जाएगा, यानी V1 V2 V3 V4 वो सब एक्यूमुलेट होके यहाँ पर एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देगा। ऐसा हो सकता है कि इस जनरेशन या इस इंडिविजुअल के कंपैरिजन में ये ऑर्गेनिज्म एकदम से अलग हो गया हो, एकदम डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बन चुका हो इतनी जनरेशन बाद, क्योंकि इतना सारा वेरिएशन यहाँ पर जुड़ गया। तो अब इसको हम क्या कहेंगे, मान लो ये एक अलग ऑर्गेनिज्म था और इतनी सारी चीजें डिफरेंस हो गया, तो ये अलग सा ऑर्गेनिज्म बन गया, तो ये चीज क्या हो गई, दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड, इस आइडिया को हम एवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, यानी कि जब एक नया ऑर्गेनिज्म किसी पुरानी फॉर्म से बन जाए या उससे अगर इवॉल्व हो रहा है, सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एवोल्यूशन। ठीक है, वैसे एवोल्यूशन को हम देख लेंगे आगे, पर ये बेसिक प्रोसेस समझ लो कि एवोल्यूशन का भी हेरिडिटी से बहुत बड़ा ताल्लुक है, इसी से रिलेशन है। हेलो दोस्तों, तो यहाँ पर हम बात करेंगे मेंडल के एक्सपेरिमेंट के बारे में। यहाँ भी काफी सारे ऐसे टेक्निकल टर्म्स मिलेंगे आपको। ओके, तो इसका जो बेसिक है पहले बता दूं कि भाई एग्जैक्टली क्यों इसकी जरूरत पड़ रही है। अब ऐसा देखा गया, मतलब जनरली अगर हम इंसानों में ही बात करें तो सपोज एक केस में फादर और मदर दोनों का जो आई कलर है वो ब्लैक है। ठीक है, आई बॉल का जो कलर है वो ब्लैक है, और यहाँ पर जो अगला जनरेशन है, जो बेबी है, उसका जो आई बॉल का कलर है, मान लो कि वो ब्लू कलर डिस्प्ले कर रहा है या सपोज ब्राउन कलर डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है, तो अब एग्जैक्टली ऐसा क्यों हुआ, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं कि फादर और मदर दोनों का जो आईबॉल का कलर अगर ब्लैक है तो बच्चे का आईबॉल कलर में ब्राउननेस क्यों आया, ब्राउन क्यों हुआ वो। ठीक है, तो उसमें पॉसिबिलिटीज अब क्या हो सकती है। ठीक है, कि मतलब पहले एक चीज मतलब समझ नहीं आती कि एग्जैक्टली कैसे ये चीजें फ्लो करती है। ठीक है, और सपोज एक केस में फादर का आईबॉल कलर है ब्राउन, मदर का आईबॉल कलर है ब्लैक, और बच्चे का आईबॉल कलर जो है वो ब्राउन आ रहा है। तो ब्लैक और ब्राउन का शेड मिक्स क्यों नहीं हो रहा है ना, कुछ ऐसा कुछ होना चाहिए था। तो ये सारी चीजें समझने के लिए, यानी इनहेरिटेंस का जो पैटर्न है ये समझने के लिए यहाँ पर हमको मतलब बहुत एक नीड थी उस टाइम पे, और इसलिए ग्रीगर मेंडल नाम के साइंटिस्ट ने इस चीज को पूरा रिवील करके रख दिया। ठीक है, इसीलिए इनको फादर ऑफ इनहेरिटेंस भी कहा जाता है। तो इन्होंने प्रोबेबिलिटी, मैथ्स की प्रोबेबिलिटी, यानी कि बायोलॉजी में पहली बार मैथ्स इंट्रोड्यूस करने वाले, जी हाँ, बायोलॉजी में मैथ्स इंट्रोड्यूस कर दिया आपको, तो वैसे टफ लग जाएगा। ठीक है, तो कोई ऐसे खास मैथ्स नहीं है, एक सिंपल सा बात है कि प्रोबेबिलिटी यानी जनरल सी प्रोबेबिलिटी यहाँ बताई गई, और बेसिक रूल से इस चीज को, इस पैटर्न को समझाने की कोशिश हुई। ओके, तो अगर हम बात करें यहाँ पर मेंडल ने कौन सा प्लांट को सिलेक्ट किया अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए, तो इट वाज गार्डन पी प्लांट, साइंटिफिक नेम है पाइसम सटाइवम। ओके, तो इस प्लांट को सिलेक्ट किया अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए। रीजन क्या था वो देखो, इस प्लांट की लाइफ शॉर्ट होती है, तो अच्छी बात है, छोटी लाइफ रहेगी तो बहुत सारी जनरेशन को स्टडी कर पाएंगे, पैटर्न को समझ पाएंगे, है ना। नहीं तो मालूम पड़ा इंसान के ऊपर स्टडी कर रहे हैं तो उनका खुद का जिंदगी एक इंसान की को देखते देखते खत्म हो जाएगा, है ना, तो ज्यादा ये पैटर्न नहीं देख पाएंगे। इसलिए उन्होंने ये वाला प्लांट सेलेक्ट किया जिसका लाइफ स्पैन छोटा है, और क्या,
और जो सीजनल नहीं है, जो थ्रू आउट द सीजन, थ्रू आउट द ईयर उसको ग्रो किया जा सकता है इन एनी सीजन, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जिस वजह से ये प्लांट सेलेक्ट किया गया, इट कंटेन्स 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। तो यहाँ पर 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जो है वो इसके पास होते हैं इस पी प्लांट में। अब इसका मतलब क्या है, जैसे ये मैंने बताया ब्लैक आई और ये ब्राउन आई, ये एक पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हुआ। कॉन्ट्रास्ट मतलब डिफरेंट कैरेक्टर्स, अपोजिट कैरेक्टर्स। तो वैसे यहां पर देखो हाइट ऑफ द प्लांट क्या क्या है इस पी प्लांट में, याद रख लो। हाइट ऑफ द प्लांट के हिसाब से कुछ वेराइटीज है जो टॉल होती है पी प्लांट में, कुछ है जो ड्वार्फ होती है, ड्वार्फ यानी शॉर्ट, ठीक है। और इसमें सीड या फिर जो मटर है पी का जो शेप है उसके हिसाब से राउंड सीड्स होते हैं या तो रिंकल्ड सीड्स होते हैं, एकदम ऐसा स्मूथ राउंड रहेंगे, या तो ऐसे रिंकल्ड होंगे इस टाइप के, ठीक है। तो ऐसे 2 वेराइटीज मिलते हैं इसमें। और फिर एक और पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर देखो क्या है, सीड का कलर। आपको पता होगा मटर जो है वो 2 कलर में आता है, एक पीला एक हरा, है ना नॉर्मली। तो यहाँ पर येलो और ग्रीन। इसके बाद पॉड शेप, ये पॉड क्या है भाई, जिसके अंदर जो फली के अंदर मटर आता है उसको क्या, उसको पॉड कहा जाता है। तो या तो वो ये ऐसे पैटर्न में हो सकता है या तो वो इस पैटर्न में हो सकता है। तो ये वाली पैटर्न को कहा जाता है इन्फ्लेटेड। सो देखो ये इन्फ्लेटेड, फूला हुआ। और जो ऐसा है दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रिक्टेड। तो ऐसे 2 पैटर्न में इसके फल जो है मिलते हैं। इसके अलावा पॉड का कलर भी ये ग्रीन और येलो हो सकता है, ठीक है। फ्लावर का कलर इसके मतलब पी प्लांट के जो 2 वेराइटीज है उसमें एक वेराइटी में फ्लावर का कलर पर्पल और एक और केस में वाइट हो सकता है। और जो फ्लावर का पोजीशन है वो या तो एकदम स्टेम के टॉप पे हो सकता है जिसको कहते हैं टर्मिनल, और या तो फिर ऐसा हो सकता है कि टॉप पे ना, वो ऐसे साइड से निकल जाए तो इसको कहते हैं एक्सियल फ्लावर। तो फ्लावर का 2 पैटर्न्स है, कुछ प्लांट्स में वो ऐसे साइड्स में निकलता है यानी एक्सियल, कुछ फ्लावर्स में वो ऊपर टॉप पे एकदम रहेगा कॉर्नर पे, दैट इज कॉल्ड टर्मिनल, ठीक है। अब इसमें भी क्या देखा जाता है या क्या देखा गया कि कुछ कैरेक्टर्स मतलब जो मैंने यहाँ पर जोड़े दिखाए हैं उसमें से कुछ ऐसे हैं जो डोमिनेंट है और कुछ हैं जो रिसेसिव। डोमिनेंट का मतलब जिसका असर ज्यादा है, जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग टाइप का कैरेक्टर है, जो अपना डिस्प्ले करने का ताकत ज्यादा रखता है ना, वो दूसरे वाले को दबा देगा। और जो कमजोर वाला है उसको रिसेसिव कहा जाता है। तो मैंने डोमिनेंट वाले सब पहले लिख दिए यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे कि हाइट ऑफ द प्लांट में ड्वार्फनेस और टॉलनेस में, जिसका अब इसके जो जीन्स होंगे इसमें टॉलनेस का जीन ज्यादा डोमिनेंट है, मतलब वो हमेशा अपना असर डिस्प्ले करेगा, ठीक है, किसी भी जनरेशन में। और वैसे ही राउंड सीड के शेप में राउंडनेस इज डोमिनेंट, सीड के कलर में येलोनेस इज डोमिनेंट, पॉड के शेप में इन्फ्लेटेड होना ये डोमिनेंट है, जो यहां पर है वो सब रिसेसिव है, ठीक है। पॉड कलर में ग्रीन डोमिनेंट है, येलो रिसेसिव है। फ्लावर कलर में पर्पल डोमिनेंट है, व्हाइट रिसेसिव है। फ्लावर की पोजीशन में एक्सियल डोमिनेंट है और टर्मिनल रिसेसिव है। जो पहले लिखा है वो सब डोमिनेंट रखा है मैंने, ठीक है। अब जैसे कि अगर हम वही इंसान के हिसाब से बात करें तो ये ब्लैक कलर का आई होना और ब्राउन कलर का आई होना, इसमें से एक डोमिनेंट होगा और एक रिसेसिव होगा। तो उस वजह से एग्जैक्टली क्या होता है कि आगे अब वो पैटर्न हमको यहाँ समझना है तो उसको देख लेते हैं। एक्चुअली मेंडल का 3 जो लॉज हैं वो यहाँ पर उसके बेसिस पे लॉ को हमको इवैल्यूएट करने या एग्जाम में एग्जैक्टली वो लॉज नहीं आते, ठीक है, या उसका स्टेटमेंट नहीं आता, तो इसके लिए उसका जो मतलब उसका मीनिंग है उसके हिसाब से हम यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ये बात ध्यान रहे, ठीक है। तो जो हम पहला यहाँ पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इसके अंदर हमने बस एक सिंपल सा कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर लिया, ठीक है, दैट इज कौन सा लिया है, हाइट ऑफ प्लांट। तो हाइट ऑफ प्लांट के हिसाब से सिर्फ एक पेयर लिया है, इसलिए इस वाले पूरे एक्सपेरिमेंट को मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहा जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम 2 पेयर्स का भी लेके करेंगे, फिलहाल ये सिर्फ हाइट ऑफ द प्लांट का है ना, टॉल और डॉर्फ का। तो दिस इज कॉल्ड मोनो हाइब्रिड क्रॉस। और अगर 2 कैरेक्टर्स को एक साथ पढ़ रहे हो तो वो हो जाएगा डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। तो मोनो हाइब्रिड डाई हाइब्रिड का मतलब समझ लो। और यहाँ पर हमने लिया ये 2 प्लांट्स, ठीक है, इनका हम आपस में पॉलिनेशन करेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन, जिसको हम क्रॉसिंग भी कहते हैं, ठीक है। एक टॉल वेराइटी का है, एक ड्वार्फ वेराइटी का है, यानी एक लंबा प्लांट है, एक छोटा प्लांट है, और ये हमारा पेरेंटल जनरेशन P1 जनरेशन फॉर्म कर रहा है। इनके जीन टाइप को देखो, अब यहां पर ये चीज समझो, जीन टाइप, ये टॉल जो है ना इसके अंदर एक्चुअली 2 जीन्स है, एक जो इसके
एक पेरेंट से आए होंगे, दूसरा जो दूसरे पेरेंट से आए होंगे, जिस वजह से ये कैपिटल टी हुआ, है ना। कोई भी कैरेक्टर्स के लिए दो जीन्स प्रेजेंट होते हैं फ्रॉम टू पेरेंट्स, अगर हम जनरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो दो कैरेक्टर्स, ये दो जीन्स है यहाँ पर, ये इसको हम जीन या फिर अलील कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो दो जीन्स या फिर दो अलील्स है, देखो ALLELE, सो यहाँ पर कैपिटल टी वो अलील है, वो जीन है जो रिस्पॉन्सिबल है टॉलनेस के लिए, स्मॉल टी वो अलील है जो रिस्पॉन्सिबल है ड्वार्फनेस के लिए। और जैसा कि मैंने बताया, टॉलनेस वाला जो है वो डोमिनेंट है और ड्वार्फनेस वाला जो है वो रिसेसिव है, ठीक है। अगर आपको डोमिनेंट और रिसेसिव को डिफाइन करना है तो बहुत सिंपल सा आप बता सकते हो कि दोज जीन या दैट जीन विच डिस्प्ले इट्स कैरेक्टर इन द heterozygous condition are called dominant, and those which do not, which are not able to display their characters in the heterozygous condition, they are called recessive। देखो यहाँ पर heterozygous और homozygous क्या है वो भी पता लग जाएगा थोड़ी देर में, अभी फिलहाल यहाँ पर देखो अगेन। सो दिस इज टॉल, दिस इज ड्वार्फ। ये टॉल और ड्वार्फ होना ये फिजिकल बात है, ये देख के आप समझ लोगे। तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है फिनोटाइप। जो फिजिकल अपीयरेंस है उसको कहा जाता है फिनोटाइप। तो यानी इस फिजिकल डिस्प्ले को हम फिनोटाइप तो कह सकते हो। इस प्लांट का फिनोटाइप क्या है कि ये टॉल है, इसका फिनोटाइप क्या है कि ये ड्वार्फ है। और ये टॉल क्यों है, ये ड्वार्फ क्यों है, ये इस जीन पेयर की वजह से है। सो दिस जीन पेयर कॉम्बिनेशन which gives the phenotype, that pattern, gene pair pattern is called what, genotype। तो यानी इसका फिनोटाइप टॉल क्यों है, बिकॉज इसका जीनोटाइप है कैपिटल टी, दोनों टॉलनेस है, ओके। इसका फिनोटाइप ड्वार्फ क्यों है, क्योंकि इसका जीनोटाइप है स्मॉल टी, दोनों ड्वार्फनेस का है, तो कहां से टॉल हो जाएगा, ओके। तो यानी ये वाली चीज फिनोटाइप, ये वाली जीनोटाइप। फिनोटाइप यानी फिजिकल अपीयरेंस एंड जीनोटाइप यानी द जीन कोड बिकॉज ऑफ विच दैट फिनोटाइप इज अपीयर्ड, ठीक है। सो यानी दैट पेयर ऑफ जीन इज कॉल्ड जीनोटाइप। अब देखो इन दोनों का जो अगला जनरेशन आएगा, यानी इस P1 का जो F1 जनरेशन आएगा, उसमें पॉसिबिलिटीज देखो। फर्स्ट है ना, ये जो प्रोबेबिलिटी जो मैं बोल रहा था, फर्स्ट विद फर्स्ट, या तो यहां से ये वाला आ सकता है कैपिटल टी, इधर से फर्स्ट वाला स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी बन गया। इधर से फर्स्ट और इधर से सेकेंड, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी। यहां से सेकेंड और यहां से फर्स्ट, यानी अगेन कैपिटल टी स्मॉल टी। यहां से सेकेंड, यहां से सेकेंड, क्या हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। यानी इस F1 जनरेशन में जो चार पॉसिबिलिटीज थी सब एक जैसी ही आ रही है, सबका जीनोटाइप सेम है, तो ऑब्वियसली सबका फिनोटाइप भी सेम होगा। सारे प्लांट्स कैसे होंगे, टॉल होंगे। क्यों टॉल होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो डोमिनेंट वाला जीन है वो कौन है, टॉलनेस वाला है, तो उसका डिस्प्ले होगा कैरेक्टर। तो यानी सबका फिनोटाइप यहाँ टॉल हुआ बिकॉज सबका जीनोटाइप है कैपिटल टी स्मॉल टी। पर देखो इस टॉल और ये वाली टॉल में डिफरेंस है, राइट। ये टॉल, इसमें दोनों जीन सेम है और तब ये टॉल है, तो दिस इज कॉल्ड होमोजाइगस टॉल। और यहां पर देखिए ये सब में टॉल तो है लेकिन दोनों जीन्स डिफरेंट है, एक टॉलनेस वाला एक ड्वार्फनेस वाला। वो तो अच्छा था कि टॉलनेस वाला जीन डोमिनेंट है तो टॉल हो गया। तो जैसे डिफरेंट वाले कोड, जीन कोड से अगर टॉल है तो इसको कहेंगे हेट्रोजाइगस टॉल, है ना। टॉल है लेकिन हेट्रो वाली कंडीशन में, बोथ द जीन टाइप आर डिफरेंट। और अगर दोनों जीन टाइप सेम है तो उसको हम क्या कहते हैं, होमोजाइगस टॉल कहेंगे। तो यानी ये होमोजाइगस कंडीशन हुआ, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन हुआ। तो अब देखो इस वाले होमोजाइगस से हमको पता नहीं चल पाएगा कौन सा डोमिनेंट है कौन सा रिसेसिव है, वो तो हमको यहां पता चल पाया, है ना, कि ये कैपिटल टी वाला यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, इसका वाला कैरेक्टर डिस्प्ले हो रहा है। तो इसलिए मैंने डिफाइन करने के टाइम पे ये कहा कि वो जीन या वो अलील को डोमिनेंट कहा जाएगा जो हेट्रोजाइगस कंडीशन में अपना डिस्प्लेंस रखता है, अपना डिस्प्ले करने का एबिलिटी रखता है। और जो हेट्रोजाइगस कंडीशन में जिसका कैरेक्टर छिप जाता है ना, जैसे यहाँ स्मॉल टी, उसको हम क्या कहेंगे, रिसेसिव कहेंगे, ओके। तो यहाँ पर ये तो हमने समझ लिया, लेकिन इसके बाद वाला यानी कि F1 जनरेशन नहीं, हमको एक्चुअली F2 जनरेशन के हिसाब से बात करनी है, राइट। तो F2 जनरेशन के हिसाब से देख लेते हैं कि इसका अगला जनरेशन क्या होगा, ओके। तो वो चीज मैं यहां दिखा देता हूं। तो एग्जैक्टली सो वी हैव दिस F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में
सेम टाइप के ही हैं तो उसको ही हम ले लेते हैं कैपिटल टी, जैसे दो पेरेंट ले लेते हैं हम, दिस इज ऑब्वियसली टॉल, दिस इज ऑल्सो टॉल, ठीक है। अभी इसकी चार पॉसिबिलिटीज क्या होगी देख लो, फर्स्ट विथ फर्स्ट, है ना, हम इसके नेक्स्ट जनरेशन, इसके प्रोजेनी की बात कर रहे हैं। फर्स्ट विथ फर्स्ट यानी कैपिटल टी, फर्स्ट विथ सेकेंड यानी कैपिटल टी स्मॉल टी, सेकेंड विथ फर्स्ट इज कैपिटल टी स्मॉल टी, सेकेंड विथ सेकेंड इज स्मॉल टी। अब देख सकते हो यहाँ पर पहले तीन जो है वो क्या है, टॉल है, और इसका फिनोटाइप क्या रहेगा कि ये ड्वार्फ है, ठीक है। यानी आप यहाँ पर दो चीज लिख सकते हो, एक है फिनोटाइपिक रेशियो, यानी कि टॉल इज टू ड्वार्फ का रेशियो क्या है, चार में से तीन टॉल है और एक ड्वार्फ है ना, दिस 3 आर टॉल, ये ड्वार्फ है, सो दैट इज 3:1। और जो यहां पर जीनोटाइप का रेशियो है, जीनोटाइपिक रेशियो कहते हैं इसको, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना, और रेशियो इसका किसके साथ लिखना है, स्मॉल टी। तो यहां चार में से एक है कैपिटल टी वाला, तो वो हो गया 1। इसके बाद कैपिटल टी स्मॉल टी वाले कितने हैं, ये वाला कितना है, 2 है, तो 2, और स्मॉल टी वाला कितना है, 1 है, तो 1। तो यहाँ पर फिनोटाइपिक रेशियो हो गया 3:1 और जीनोटाइपिक रेशियो होगा 1:2:1। ये था टॉल इज टू ड्वार्फ का, और ये था कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी का रेशियो, ठीक है। तो अगर हम बात करें डायहाइब्रिड क्रॉस की, डायहाइब्रिड क्रॉस यानी क्या होता है, यहां पर हम दो पेयर्स ऑफ कैरेक्टर्स को एक साथ पढ़ रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हाइट ऑफ द प्लांट और शेप ऑफ द सीड, ये दोनों एक साथ यहाँ पर स्टडी किया जा रहा है, तो एग्जैक्टली इसको हम डायहाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। इससे पहले जो हमने सिर्फ एक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को, एक पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को एक साथ पढ़ा था या एक बार में पढ़ा था, जैसे हाइट ऑफ द प्लांट को सिंगल तरीके से पढ़ा, सो दैट एक्सपेरिमेंट वाज कॉल्ड, दैट क्रॉसिंग वाज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉसिंग या मोनोहाइब्रिड क्रॉस पॉलिनेशन। ये यहाँ पर दो को एक साथ पढ़ रहे हैं तो इसके लिए दिस इज कॉल्ड डायहाइब्रिड। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट जनरेशन में टॉल और राउंड, टॉल प्लांट है, राउंड सीड्स है, तो कैपिटल टी कैपिटल आर। तो यहाँ पर कैपिटल टी इज द जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर टॉलनेस, कैपिटल आर इज द जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर राउंडनेस ऑफ सीड, ओके। और वैसे ही यहाँ पर स्मॉल टी स्मॉल टी से बनेगा ड्वार्फ और स्मॉल आर से बनेगा रिंकल्ड। तो यानी स्मॉल आर इज द जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर किसके लिए, रिंकल्डनेस ऑफ द सीड, ओके। अब ये पेरेंटल जनरेशन है, इनका क्रॉस पॉलिनेशन किया है ना, तो पॉसिबिलिटी क्या है, पॉसिबिलिटी कुछ नहीं है, यहाँ से सिर्फ एक ही चीज फ्लो होके आएगी, दैट इज कैपिटल टी और कैपिटल आर, है ना, क्योंकि और कुछ चांसेस ही नहीं है। वैसे इस वाले में से स्मॉल टी और स्मॉल आर, तो यानी ये दोनों ये कंबाइन होके यहाँ पर 8 पॉसिबिलिटी में सब यही बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना, यहाँ से कैपिटल यहाँ से स्मॉल, और यहाँ से कैपिटल आर यहाँ से स्मॉल आर, है ना, इन दोनों में से एक फ्लो होना ही है और इसमें से एक आना ही है। तो इस वजह से यहाँ से सिर्फ कैपिटल टी ही आ सकता है, चाहे पहला आए चाहे दूसरा, और यहाँ से भी कैपिटल आर ही आ सकता है। तो इस तरीके से इसमें जितनी पॉसिबिलिटी होगी इन सब में कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर हो रहा है। मतलब क्या, प्लांट टॉल भी होगा प्लस राउंड भी होगा उसका सीड, ठीक है। अब इसका जो अगला जनरेशन है F2 जनरेशन, उसमें पॉसिबिलिटीज देख लो क्या होगा। देखो अगर हमने दो प्लांट लिया इस वाली कॉम्बिनेशन में से, यानी फर्स्ट जनरेशन में से, और इन दोनों प्लांट को सेल्फ पॉलिनेशन, अब यहाँ पर हम उसको सेल्फिंग कहेंगे। क्यों सेल्फिंग कहेंगे, क्योंकि सेम वैरायटी दिख रही है आपको, ठीक है। तो इसमें पॉसिबिलिटीज क्या क्या है, या तो इन दोनों में से एक आएगा, इन दोनों में से एक क्या क्या आ सकता है, या तो कैपिटल टी आ सकता है या तो स्मॉल टी आ सकता है। यहाँ भी यही है, कैपिटल आ सकता है या स्मॉल आ सकता है, और आर के टर्म्स में भी ऐसा ही है, कैपिटल आर आ सकता है स्मॉल आर आ सकता है, यहाँ भी कैपिटल आर स्मॉल आर। मतलब कितनी पॉसिबिलिटीज, कितने पेयर्स आ सकते हैं। देखो या तो ये दोनों एक साथ आ सकते हैं यानी कैपिटल टी कैपिटल आर, या तो ये दोनों एक साथ आ सकते हैं कैपिटल टी स्मॉल आर, या तो फिर ये दोनों एक साथ आ सकते हैं स्मॉल टी कैपिटल आर, और या फिर स्मॉल टी स्मॉल आर। यानी एक प्लांट में से इतनी पॉसिबिलिटी फ्लो आ सकती है और अगले वाले में से भी उतनी ही पॉसिबिलिटी फ्लो होके आएगी, है ना, वो भी उसी पैटर्न का है। और फिर ये दोनों आपस में मिल गए जो F2 जनरेशन बनाने वाले हैं, उसमें क्या पॉसिबिलिटी होगी,
ऐसे दिखाने में काफ़ी कन्फ्यूजन होगा, इसलिए हमने एक तरीका बनाया, दैट इज कॉल्ड प्यूनेट स्क्वायर। हमने नहीं बनाया, ये बना हुआ है, ठीक है। तो यानी प्यूनेट स्क्वायर की मदद से हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। यानी इस वाले प्लांट का जो पॉसिबिलिटी है वो मान लो यहाँ ड्रॉ कर दिया, इस प्लांट का जो पॉसिबिलिटी है वो इधर ड्रॉ कर दिया। याद रहे ये कौन सा वाला है, ये F1 जनरेशन है, इसका हमको F2 ये निकालना है हमको, जो हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो F2 जनरेशन की पॉसिबिलिटीज देखो क्या क्या होगी। अगर ये इससे कंबाइन हो गया तो कैपिटल T कैपिटल R हो जाएगा। ये इससे कंबाइन हुआ तो कैपिटल T कैपिटल R स्मॉल r, ठीक है। वैसे ही ये इससे कंबाइन हुआ कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R। ये इससे कंबाइन हुआ तो देखो ये दोनों कैपिटल T स्मॉल t और क्या कैपिटल R स्मॉल r। वैसे ही यहाँ पर भी देखो, लिखते जाओ आराम से, कोई टेंशन की बात तो है ही ना। इसमें देखो, ठीक है, आप पॉज करके ट्राई कर सकते हो। यहाँ पर भी देख लो, ठीक है। अगेन दिस वन, नेक्स्ट वन, फिर ये पॉसिबिलिटी इसमें और इसमें, स्मॉल टी कैपिटल R। फिर देखो यहाँ पे स्मॉल टी कैपिटल R स्मॉल r। फिर यहाँ पर कैपिटल T कैपिटल R स्मॉल r। यहाँ पर कैपिटल स्मॉल, इधर पे स्मॉल कैपिटल स्मॉल, और लास्ट वाला स्मॉल, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अब ये वाला प्लांट कैसा होगा, ऑब्वियसली टॉल प्लस राउंड सीड्स होंगे, है ना। इसमें भी देखो टॉल है एंड इसमें से एक कैपिटल R है, मतलब राउंड होगा। यहाँ पर भी देखो टॉल प्लस राउंड। तो ऐसे करके आप अगर ट्राई करोगे, सबका देखोगे, तो इसमें हमको ना जीनोटाइपिक रेशियो नहीं निकालने को आएगा, यहाँ पर फिनोटाइपिक रेशियो आएगा। तो फिनोटाइपिक रेशियो क्या है यहाँ पर, यानी कि टॉल प्लस राउंड या टॉल एंड राउंड का रेशियो टॉल रिंकल्ड से का रेशियो ड्वार्फ राउंड का रेशियो ड्वार्फ रिंकल्ड से, अगर ये आप निकालोगे तो इसमें आता है 9 आएगा टॉल राउंड, है ना। 16 पॉसिबिलिटी में से 9 आएगा टॉल राउंड, टॉल रिंकल्ड आएगा 3, ड्वार्फ राउंड आएगा 3, और ड्वार्फ रिंकल्ड सिर्फ एक ही है लास्ट वाला, दैट इज 1। तो इसका फिनोटाइपिक रेशियो F2 जनरेशन का डायहाइब्रिड का 9:3:3:1 आता है। ओके, ये आप याद भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। वैसे समझ लो कंसेप्ट को, याद रखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पर बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं एवोल्यूशन वाले पार्ट को, ठीक है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर एवोल्यूशन, ये चीज यहाँ पर डिस्कस होगी। तो हम इसको स्टार्ट करें इसके डेफिनेशन से, उससे पहले मैं वेरिएशन के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। नाउ जब हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कोई भी तरीके का रिप्रोडक्शन हो, इसमें क्या होता है, एक पेरेंटल जनरेशन से, अगर हम एसेक्सुअल की बात कर रहे हैं तो एक सिंगल पेरेंट से नया जनरेशन डेवलप होता है या अगला जनरेशन आता है, जिसको हम ऑफस्प्रिंग कहते हैं, है ना। ऑफस्प्रिंग या फिर प्रोजेनी कहा जाता है, ठीक है। तो इस पेरेंट से ये नया ऑफस्प्रिंग डेवलप हुआ, नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हुआ। अब क्या होता है कि ज्यादातर जो कैरेक्टर्स है इस पेरेंट के ही इस बच्चे के अंदर होंगे, ठीक है। पर क्या होता है ना कि डीएनए कॉपिंग जब हो रहा था, जब ये नए जनरेशन का जन्म हो रहा था, उस टाइम पे जब डीएनए कॉपिंग हुई तो डीएनए कॉपिंग में कुछ एरर जुड़ जाते हैं, कुछ एरर आ जाते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट एरर इन डीएनए कॉपिंग यहां पर कुछ एडिशनल अलग कैरेक्टर्स भी डेवलप हो जाएंगे, जो कैरेक्टर्स पेरेंट से नहीं आए, जो ये एरर की वजह से नए फीचर्स ऐड हो गए। और इन नए फीचर्स को, इन नए कैरेक्टर्स को आप क्या कह सकते हो, या ये जो डिफरेंसेस क्रिएट हुए जो ऑफस्प्रिंग में अलग है फ्रॉम देयर पेरेंट, इसी को क्या कहा जाता है, इसी को वेरिएशन कहा जाता है। तो आप इसको फिलहाल जो है डिफरेंसेस जो इन द ऑफस्प्रिंग फ्रॉम देयर पेरेंट्स, इसको आप वेरिएशन कह सकते हो, ठीक है। और जब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जिसमें ऑब्वियसली 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, तो 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, एक
फादर और मदर, तो पैटर्नल साइड से 50% कैरेक्टर्स आते हैं और 50% कैरेक्टर्स मैटरनल साइड से आते हैं, और तब जाके ये नया ऑफस्प्रिंग जो है वो डेवलप हो रहा है। तो अब क्या हो रहा है ना कि इसमें भी क्या होगा, डीएनए कॉपिंग में एरर होगा, और ऑब्वियसली ये एरर कंपेयर टू एसेक्सुअल यहां पर ज्यादा होगा, बिकॉज दो पेरेंट्स इन्वॉल्व है, दो जगह से ये कॉपिंग होनी है, तो जिसमें एरर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, और इस वजह से यहां पर जो डिफरेंसेस है, जो वेरिएशन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वो भी बढ़ जाएगा। अब जो वेरिएशन होता है वो एग्जैक्टली अच्छा होता है ऑर्गेनिजम्स के लिए या अच्छा नहीं होता, तो आप ये कह सकते हो कि ज़्यादातर इसका जो बेनिफिट्स है वो हमको यहाँ पर देखना चाहिए कि वेरिएशन का एडवांटेज क्या होता है, ये उस ऑर्गेनिज्म को सराउंडिंग के हिसाब से, एनवायरनमेंट के हिसाब से जीने का बेनिफिट देता है। ठीक है, तो व्हेन देयर इज वेरिएशन, जितना ज़्यादा वेरिएशन होगा उतना उस ऑर्गेनिज्म के अंदर नया, मतलब ऐसी पॉसिबिलिटीज होगी, ऐसी चांसेस होंगे कि वो सराउंडिंग को टैकल कर सके या उसके हिसाब से अडेप्ट हो सके। तो वेरिएशन जो है ना उस ऑर्गेनिज्म को, ठीक है, जीने का एडवांटेज देता है। इसके लिए जितना वेरिएशन ज्यादा रहेगा उतना ऑर्गेनिजम्स के लिए बेनिफिशियल होता है। अगर हम देखें, कंपेयर करें एसेक्सुअल और सेक्सुअल में, तो ऑब्वियसली सेक्सुअल के अंदर ये वेरिएशन ज्यादा हुआ। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट पार्ट जो जिसके बारे में हम यहां पढ़ रहे हैं, एवोल्यूशन की बात करें, तो वो इसी वेरिएशन का रिजल्ट है, लेकिन एक लंबे अरसे पे, है ना। देखते हैं कैसे। मान लो कि किसी एक स्पीशीज की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, जिसमें एक जनरेशन से, ये पेरेंटल जनरेशन से, फर्स्ट जनरेशन से अगला जनरेशन डेवलप हुआ। ठीक है, मान लो इस जनरेशन से फिर अगला जनरेशन डेवलप हुआ, और ऐसे करते हुए मान लो कि 5000 जनरेशन बीत गए, यानी आफ्टर 5000 जनरेशंस अब क्या होगा। मैंने बताया कि यहां पर कुछ कैरेक्टर जुड़ गए, इसमें क्या होगा, इसमें ये कैरेक्टर आ रहे हैं, फिर और एडिशनल कैरेक्टर आ रहे हैं, फिर ऐसे करते करते क्या होगा कि नए नए कैरेक्टर्स जुड़ने की वजह से अब इतना लंबा अरसा बीत गया, 5000 10,000 जनरेशन जब बीत गए, तो ये वेरिएशन एक्युमुलेट होते होते और बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करेंगे उस नए जनरेशन और उस ओल्ड फॉर्म, उसी का जो ओल्ड फॉर्म है उसके बीच में एक लंबा डिफरेंस, एक बहुत ही बिग डिफरेंस क्रिएट करेंगे। और ये डिफरेंस इतना ज्यादा हो सकता है कि आपको शायद लगे ही ना कि ये ऑर्गेनिज्म या ये क्रिएचर इस ऑर्गेनिज्म से आया हुआ है। तो ये जो बड़ा डिफरेंस है, ये बड़ा टाइम, ये लंबा फिनोमेना जिसमें छोटे छोटे डिफरेंसेस एक बड़ा डिफरेंस क्रिएट करते हैं ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को एवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, आप चैप्टर के अंदर जो इसका डेफिनेशंस है, ये सब चीजें आपको पता है, मतलब उसमें से पढ़ लेना। ठीक है, पर जो मीनिंग है इसका, ये समझना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो यानी वेरिएशन यानी छोटे छोटे स्टेप्स में डिफरेंसेस, एवोल्यूशन मतलब एक लंबे अरसे के बाद जो एक पूरा ऑर्गेनिज्म को बदल के रख देता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एवोल्यूशन। अब एवोल्यूशन का ही रिजल्ट है जिससे एक ओल्ड, समझो फॉर्म से, है ना, अपने एंसेस्ट्री से ह्यूमंस इवॉल्व हुए, है ना। एवोल्यूशन ही वो प्रोसेस है जिससे एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से इतना सारा वेराइटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स जो है वो डेवलप हुआ। हमने लास्ट टाइम 9th में हमने बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा था, है ना। तो वो सब एक छोटे लाइफ फॉर्म, एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से इतने सारे वेराइटीज डेवलप हुए हैं। दिस इज ऑल रिजल्ट ऑफ एवोल्यूशन। ये इस लंबे अरसे में जो बायोलॉजिकल चेंजेस हुए हैं उसका रिजल्ट है, जिसको हम एवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं अबाउट स्पीसिएशन। दोस्तों, स्पीसिएशन क्या होता है, इसके नाम से ही इसके बारे में याद रखना, इट इज फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। किसी भी नए स्पीशीज का जनरेशन, मतलब कि नए प्रजाति का बनना। ठीक है, सो स्पीसिएशन इज फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। ठीक है, फ्रॉम ओल्डर वंस। ऑब्वियसली ओल्डर वंस से ही आएंगे, पुराने स्पीशीज से नए स्पीशीज का बनना, इसको हम क्या कहते हैं, स्पीसिएशन कहते हैं। ठीक है, और स्पीसिएशन बहुत सारे तरीकों से हो सकता है। फिलहाल हम जो वे की बात कर रहे हैं, इट इज बाय ज्योग्राफिकल आइसोलेशन। तो ज्योग्राफिकल आइसोलेशन से ये नए स्पीशीज कैसे बन सकते हैं, इसका एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा मैं
ठीक है। सपोज कि एक बहुत बड़ा जंगल है, बहुत बड़ा जंगल, इसमें ये बड़े बड़े पेड़ है भाई, ये देखो ये पेड़, ये नारियल का पेड़, ये आम का पेड़, ये अमरूद का पेड़, ठीक है, ये बाम्बू का पेड़, बहुत सारे पेड़ है भाई, गिनती नहीं हो सकती इतने पेड़ है, ठीक है। और इसमें हम एक पॉपुलेशन की बात करेंगे, किसी खास पॉपुलेशन की, एंड दैट इज बीटल्स का पॉपुलेशन है यहां पर भाई, बीटल्स वाले जो कीड़े आपको टेक्स्ट बुक में दिए हैं, ठीक है। तो ये बीटल्स पूरे जंगल पे एंजॉय कर रहे हैं, वहां पे मस्त पत्ता वत्ता खाते हैं, अपनी जिंदगी जी रहे हैं, कोई पढ़ाई लिखाई का टेंशन नहीं है, ना ही इनको कोई एवोल्यूशन हेरिडिटी नाम का चैप्टर पढ़ना है, ठीक है, अपनी जिंदगी को मस्त जी रहे हैं ये, ठीक है। सो अब क्या होगा, ये बड़ा सा जंगल है जिसमें हम एक पॉपुलेशन की बात करें, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही होंगे, दूसरे भी ऑर्गेनिजम्स होंगे, हम फिलहाल इनके हिसाब से ये स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा ना कि इस ज्योग्राफिकल स्पेस में, इस ज्योग्राफिकल रीजन में मान लो कुछ ऐसा प्रोसेस हुआ जिससे क्या होगा ना, बड़ा चौड़ा सा इधर पे एक रिवर फॉर्म हो गया, एक नदी बन गई, एकदम से जमीन फटी और ये जंगल दो हिस्सों में बट गया, ठीक है। बड़ा रिवर ने, एक बहुत वाइड रिवर ने इस जंगल को, मान लो सपोज एक एग्जांपल ले रहे हैं, जिससे कि दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब जंगल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बीटल्स का जो पॉपुलेशन के हिसाब से बात करें तो बीटल का जो एक पॉपुलेशन था वो अब क्या हो गया, अब दो पॉपुलेशन में, दो सब पॉपुलेशन में डिवाइड हो गया, ठीक है। अब इससे क्या होगा, इससे मतलब क्या डिफरेंस क्रिएट होने वाला है? देखो अभी फिलहाल तो कुछ नहीं हो रहा, लेकिन ये इतना वाइड जंगल है कि मान लो हम ये मतलब अज्यूम कर लेते हैं कि चाह के भी यहां के बीटल्स इस नदी को पार करके इस तरफ नहीं आ पा रहे और इस तरफ की बीटल्स इस नदी को पार करके ये साइड में नहीं जा पा रहा है, ठीक है। सो दिस विल क्रिएट अ बिग डिफरेंस। अब क्या होगा कि अब हम छोटे टाइम की बात नहीं कर रहे, अब मान लो कि 10,000 जनरेशन तक ऐसे ही चलता रहा कि यहां का कोई बीटल इधर नहीं जा पाया और इधर का कोई बीटल यहां नहीं आ पाया, ठीक है। तो क्या होगा, 10,000 जनरेशन बीत गया अप्रोक्सीमेटली, मान लो कि ऐसे फर्स्ट जनरेशन से सेकेंड जनरेशन, सेकेंड जनरेशन से थर्ड जनरेशन, ऐसे करते करते 10,000 जनरेशन्स बीत गए। और इस दौरान, ये जो पीरियड था, इस दौरान कोई भी एक बीटल यहां से यहां नहीं जा पाया और यहां का बीटल यहां नहीं जा पाया। मतलब इनकी आपस में शादियां होती रहीं, शहनाइयां बजती रहीं, अपने बच्चे होते रहे इनके, और इनकी आपस में ही इनकी जिंदगी चलती रही। जो आपस में इनका कैरेक्टर्स था वो एक दूसरे में शेयर होता रहा, है ना, बिकॉज यहां पर इंटरकास्ट मैरिज चल रहा था पूरा। अगर हम बात करें इधर के बीटल्स की, तो यहां भी आपस में शादियां हो रही थी, आपस में यहां भी 10,000 जनरेशन बीत गए, पर कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि यहां का कोई बीटल इधर जा पाए या इधर का कोई बीटल इस साइड में जा पाए। जिससे क्या होगा कि यहां पर जो नए, जो मतलब जो भी पॉसिबिलिटीज है, उससे जो भी डिफरेंसेस क्रिएट होते गए वो अलग सेट ऑफ डिफरेंसेस थे। और यहां पर क्योंकि डिफरेंसेस जो है, वेरिएशन जो है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो नहीं होता, वो कोई भी रैंडम चेंजेस है, तो इनमें मान लो कि कुछ अलग चेंजेस होते गए, इनमें कुछ अलग चेंजेस होते गए, और ये चेंजेस क्योंकि आपस में मिल नहीं पा रहे थे, इसलिए यहां पर अलग से एक्यूमुलेट हो गए। 10,000 जनरेशन बाद इधर एकदम से डिफरेंट चेंजेस क्रिएट हो गए और यहां पर एकदम डिफरेंट चेंजेस क्रिएट हो गए। जिससे क्या हो गया, एक जो सेम पॉपुलेशन था बीटल का, वो दो सब पॉपुलेशन में डिवाइड हुआ था। अब ये 10,000 जनरेशन के बाद यहां पे जो बीटल्स दिख रहे हैं और जो इस तरफ के बीटल्स दिख रहे हैं, उनमें जमीन आसमान का फर्क हो गया। मतलब इतना डिफरेंस हो गया कि अब तुम यहां का एक बिटला, मतलब मान लो कि यहां का एक बीटल का जो हस्बैंड है, एक आदमी है मेल बीटल, और इधर की एक फीमेल बीटल की शादी करा दो, और अगर उनके बीच में हम मेटिंग प्रोसेस की या अगला जनरेशन की बात करते हैं, तो इतना डिफरेंस हो गया कि अब उनका जो जर्म सेल है, स्पर्म ओवम जो भी कहो, उसमें इतना डिफरेंस आ गया कि अब वो आपस में रिप्रोड्यूस करने के भी कैपेबल नहीं रहे। यानी इतना ज्यादा डिफरेंस हो गया इस जनरेशन के दौरान। यानी अब ये एक अलग स्पीशीज बन गया और ये अलग स्पीशीज बन गया। यानी एक ही स्पीशीज से ये नए स्पीशीज फॉर्म हो गए, जिसको हम क्या कहेंगे, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट, स्पीसिएशन। पर यहां पर ये किस वजह से हुआ है, इट इज बिकॉज ऑफ दिस रीजन। ये एग्जैक्टली इस ज्योग्राफिकल सेपरेशन की वजह से हुआ, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से हुआ। सो दिस इज स्पीसिएशन
बाय ज्योग्राफिकल आइसोलेशन। ऐसे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। देखो यहाँ पर और क्या क्या रीजंस दिए हैं जो आपको टेक्स्ट बुक में भी हैं, है ना। और क्या क्या टर्म्स दिए हैं, जैसे आपको नेचुरल सिलेक्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो हम अब स्पीशीज के लिहाज से नहीं, ऐसे नॉर्मली हम उसको पढ़े। नेचुरल सिलेक्शन, एक्सीडेंटल वाला एक आपको दिया हुआ है, ठीक है। फिर आर्टिफिशियल सिलेक्शन, सब देख लेते हैं। नेचुरल सिलेक्शन यानी क्या, यानी आपको अब एक जो एग्जांपल दिया उसके हिसाब से ही देखें कि एक बीटल का, मान लो बीटल्स का पॉपुलेशन दिया हुआ है जिसमें ये सब कौन से कलर वाले बीटल्स हैं, दे आर ऑल रेड कलर्ड बीटल। मान लो कि ये सब मोस्ट पॉपुलेशन इनका रेड कलर का है, दे आर रेड बीटल्स। और अब कुछ ऐसा हुआ, ठीक है, कि मान लो उनके अंदर कुछ जो डिफरेंसेस होते हैं, जो एरर्स क्रिएट होते हैं, जो वेरिएशन होता है, वो कुछ ऐसा हुआ कि इनसे ही एक ऐसा बीटल प्रोड्यूस हुआ, एक ऐसा बीटल फॉर्म हुआ जो कौन से कलर का था, जो ग्रीन कलर का था। मतलब मान लो कि 99.9% यहां पर रेड बीटल थे और एक समझो 0.1% यहां पर ग्रीन बीटल। और ये ऐसा कैरेक्टर था जो ये अपने अगले जनरेशन को भी ट्रांसमिट कर सकता था। यानी अब क्या हुआ, इसकी वजह से और ग्रीन बीटल्स पैदा होंगे, पर ऑब्वियसली इनका जो पॉपुलेशन होगा वो इनके पॉपुलेशन से रेड बीटल से बहुत कम होगा, है ना। क्योंकि भाई ये तो अभी अभी हाल ही में आए हैं, ये तो भाई पूरा ग्रुप तो इन्हीं का है रेड बीटल्स का, इन्हीं से ये इवॉल्व हुए, ठीक है। अब क्या होगा, देखो इसमें नेचुरल सिलेक्शन का मतलब क्या, नेचर ने सेलेक्ट कर लिया किसी खास चेंज को। कौन से चेंज को यहां पर नेचर सेलेक्ट कर रहा है, इस ग्रीन कलर को नेचर ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। कैसे, जब हम बात करते हैं पेड़ों पे पत्तों की, तो पत्ते भी कौन से कलर के होते हैं भैया, जनरली ग्रीन कलर के होते हैं। तो इसमें जब बीटल होगा इसके ऊपर ग्रीन कलर वाला और दूसरा जब रेड कलर वाला, तो इनको जो खाने वाले जो क्रोज हैं, वो क्रोज की नजर सबसे पहले किस पे पड़ेगी, ज्यादा प्रोमिनेंटली किस पे पड़ेगी, दैट इज रेड बीटल। यानी रेड बीटल को बहुत खतरनाक है, इनके लिए बहुत खतरनाक बात है, क्योंकि क्रोज इनको ले जाएंगे, है ना, कौवे इनको ले जाएंगे, दावत उड़ाएंगे। और ग्रीन बीटल को फायदा मिल गया। कैसे फायदा मिला, अरे भाई हरे पत्ते पे हरा बीटल कैसे दिखाई देगा। तो ऐसा कलर होने की वजह से, ग्रीन होने की वजह से इसको एक बहुत बड़ा एडवांटेज, सर्वाइवल एडवांटेज मिला। एंड क्योंकि नेचर में ऐसा एडवांटेज मिला, नेचर में ही ग्रीन कलर का फायदा है, सो या क्या ये कह सकते हो कि इस चेंज को नेचर ने एक्सेप्ट कर लिया। सो दिस इज नेचुरल सिलेक्शन। अब ये बात याद रहे, ऐसा नहीं है कि नेचर ने कहा कि ग्रीन कलर ये पैदा हो ग्रीन कलर का, ये तो बाई चांस, ये कोई भी कलर हो सकता था, बाई चांस ये ग्रीन कलर का हुआ, जिसकी वजह से ये नेचर में उसको फायदा मिल गया। तो मतलब वेरिएशन कहो तो कोई भी डायरेक्शन में रैंडम प्रोसेस है, लेकिन जो प्रोसेस नेचर के लिए, नेचर में उसको बेनिफिट देगा, दैट इज कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन। तो यहां पे नेचुरल सिलेक्शन की वजह से इन बीटल्स को फायदा मिला, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक और एक्सीडेंटल कॉज जो दिया हुआ है, एक और रीजन। मान लो कि ये जो सेम चेंज है रेड बीटल्स में, ग्रीन में ही मान लो कि ब्लू कलर के बीटल्स पैदा हुए, रेड बीटल में ब्लू कलर का बीटल्स पैदा हुआ, और वो भी अपने कैरेक्टर को ट्रांसमिट कर सकता था। मान लो कि 31st की पार्टी चल रही है, ठीक है, और पूरा एकदम जंगल जो है वो एंजॉय कर रहा है, और ये बीटल्स भी जा रहे हैं अपना पार्टी वार्टी करने, ठीक है, दोस्तों के साथ सब लोग जा रहे हैं, पार्टी करेंगे। और अब क्या हुआ कि जैसे ही जंगल का एक रास्ता पार कर रहे थे, तो उस रास्ते पे हाथी, एलिफेंट्स भी अपनी पार्टी करके आ रहे थे, या धम धम करके एलिफेंट्स भी आ रहे थे। और क्या हुआ, एक बड़ा हादसा हो गया। यहाँ पे क्या हादसा हो गया, देखो इस बीटल के पॉपुलेशन पे, मैक्सिमम पॉपुलेशन पे हाथी के बड़े बड़े फूट पड़ गए, यानी हाथियों ने यहां पर उधम मचा दिया, जिस वजह से क्या होगा कि भैया बहुत सारे बीटल्स मारे गए, ठीक है, मान लो 90% बीटल्स मारे गए। और अब ऐसा हुआ, बाय चांस ऐसा हुआ कि इसमें ज्यादातर जो बीटल्स मारे गए वो रेड कलर के बीटल्स थे, ठीक है। वैसे रेड कलर का बीटल्स का पॉपुलेशन भी 99% था मान लो, लेकिन अब ये जो 90% टोटल पॉपुलेशन में मारे गए उसमें से कुछ ब्लू बीटल भी होंगे, लेकिन ज्यादातर ऐसा हुआ बाय चांस कि ज्यादातर रेड बीटल्स मारे गए। अब ऐसा भी हो सकता था कि सारे ब्लू बीटल्स ही मर जाते, पर यहां ऐसा नहीं हुआ। सो दिस बाय चांस वाला जो फिनोमेना है, ये जो एक्सीडेंटल फिनोमेना है, इसमें भी इस ब्लू कलर वाले बीटल्स को क्या मिल गया,
एक बेनिफिट मिल गया उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ने का, है ना, उनकी जीन फ्रीक्वेंसी बढ़ने का। अब हो सकता है कि आगे जाके ये कुछ मतलब जनरेशन बाद ऐसा हो जाए कि ज्यादा ब्लू कलर के बीटल दिखे, है ना, बिकॉज ऑफ दिस जेनेटिक ड्रिफ्ट। इनका फ्रीक्वेंसी, इनका जीन फ्रीक्वेंसी ज्यादा फ्लो करेगा, जिसकी वजह से यहां पर क्या होगा, जिसकी वजह से आगे जाके हो सकता है कि आपको ब्लू कलर के ही बीटल्स दिखाई दें। ऐसा ही इससे पहले वाला जो हमने क्रो वाला देखा था उसमें ग्रीन कलर के बीटल्स दिखाई देते हैं। तो ये सब चेंजेस जो है नेचर में, है ना, मतलब जो भी रैंडमनेस है उस वजह से ऐसे चेंजेस आते जा रहे हैं, है ना। तो यानी अलग अलग जो लाइफ फॉर्म्स है वो इसी तरीके से इवॉल्व होते रहते हैं, ठीक है। अब हम यहां पर एक और देख लेते हैं, दैट इज आर्टिफिशियल सिलेक्शन। आर्टिफिशियल सिलेक्शन भी भैया आपको दिया हुआ है, यानी नेचुरल सिलेक्शन यानी नेचर ने एक्सेप्ट किया, नेचर ने उस चेंज को प्रोड्यूस किया या एक्सेप्ट किया। आर्टिफिशियल सिलेक्शन यानी ह्यूमंस ने उस चीज को बनाया, उस सिलेक्शन उसको सेलेक्ट किया। जैसे मान लो अगर हम बात करते हैं वाइल्ड कैबेज की, ठीक है, जंगली गोभी जो खाली ऐसे नॉर्मल पत्ते, बड़े बड़े पत्ते होते हैं उसके अंदर, है ना। तो इस वाइल्ड कैबेज जो पहले ग्रो किया, जो पहले मतलब ग्रो होता था नॉर्मली, उस वाइल्ड कैबेज से हमने ह्यूमंस ने, मतलब ये काफी टाइम पहले की बात है, ऐसा नहीं कि अभी कुछ रिसेंट ईयर्स की बात है, मतलब बहुत पहले ही, है ना, इस वाइल्ड कैबेज से अलग अलग फॉर्म ऑफ कैबेज को प्रोड्यूस करवाया, है ना, क्रॉस ब्रीडिंग बहुत सारे तरीके से वाइल्ड कैबेज से, ठीक है। कह सकते हो कॉलीफ्लावर बना, ठीक है, इसी से कैबेज भी आया, इसी से रेड कैबेज भी डेवलप कराया, ठीक है, और इसी से ब्रोकोली भी आ गया, ठीक है, और क्या क्या दिया आपको, कोलरा भी दिया है, और इसके अलावा एक और दिया हुआ है, व्हाट इज दैट, हाँ क्या था भाई, यस, केल। तो यानी कि ये जो अलग अलग फॉर्म्स ऑफ कैबेज है, ये सब इसी वाइल्ड कैबेज से इवॉल्व हुए, पर ये अपने आप से इवॉल्व नहीं हुए, ये ह्यूमंस ने अपने हिसाब से चेंजेस करके ये अलग अलग फॉर्म्स को बनाया। तो क्योंकि ह्यूमंस का इन्वॉल्वमेंट है इन कैबेजेस के, इन वेराइटीज के फॉर्मेशन में, तो ये लोग क्या कहते होंगे, अगर आपस में ये कैबेजेस बात करते होंगे, कॉलीफ्लावर कैबेज से बात करता होगा तो क्या बोलता होगा, क्योंकि भैया हम तो एग्जैक्टली एग्जिस्ट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ ह्यूमंस, यानी ह्यूमंस ने हमको सेलेक्ट किया। तो इसके लिए ये वाला जो आ रहा है ये किस में आ रहा है, आर्टिफिशियल सिलेक्शन में आ रहा है, इस बात को याद रखें। तो यानी अलग अलग जो क्रिएचर्स हैं वो अलग अलग रीजंस की वजह से, ठीक है, एग्जिस्टेंस है उनका, ये चीज बताई जा रही है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। बात करें जेनेटिक ड्रिफ्ट की, तो मैंने ये ऑलरेडी बता दिया कि जब किसी खास अलील का या किसी खास जीन का फ्लो जो है उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, उसका फ्लो जो है जैसे कोई भी, जैसे ब्लू कलर का जो फ्रीक्वेंसी था वो किसी रीजन से ज़्यादा फ्लो हो गया, आगे जाके वही फ्रीक्वेंसी उसी जीन का आपको ज़्यादा एग्जिस्टेंस दिखेगा, तो इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड जेनेटिक ड्रिफ्ट, ओके। और अगर हम बात करें अक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड कैरेक्टर्स की, तो ट्रेड्स यानी कैरेक्टर्स ही होते हैं ऑब्वियसली। तो जो अपने पेरेंट्स से कैरेक्टर्स फ्लो होते हैं ना, जो इनहेरिट होते हैं, जो हेरिडिटरी हैं, जो खानदानी कैरेक्टर्स आ रहे हैं हमको, हमारा नाक, आंख, हेयर कलर, जो भी हमको पेरेंट्स से मिल रहा है, दे आर कॉल्ड इनहेरिटेड ट्रेड्स और इनहेरिटेड कैरेक्टर्स। और जो कैरेक्टर्स कोई ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ टाइम में अचीव करता है, या बॉडी बना लिया, मसल्स बना लिए, बुद्धि डेवलप कर ली, पढ़ लिख लिया, है ना, ऐसे जो भी कैरेक्टर्स जो उसकी लाइफ टाइम में उसको मिलते हैं, ठीक है ना, दे आर कॉल्ड अक्वायर्ड कैरेक्टर्स, ठीक है। इनहेरिटेड यानी जो पेरेंटल कैरेक्टर्स फ्लो किया है, और एक्वायर्ड जो उस ऑर्गेनिज्म में अपने लाइफ टाइम में अचीव किया, दैट इज कॉल्ड अक्वायर्ड कैरेक्टर और अक्वायर्ड ट्रेट। अगर हम बात करें एनालोगस और होमोलोगस ऑर्गन्स की, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो जिसके ऊपर ज्यादा करके क्वेश्चन पूछे ही जाते रहते हैं, ठीक है। अगर हम ये दोनों देखें तो क्या होगा, देखो, होमोलोगस ऑर्गन्स और दूसरा है एनालोगस ऑर्गन्स, ठीक है। होमोलोगस ऑर्गन्स यानी क्या, होमो का मतलब होता है सेम, यानी ऐसे ऑर्गन्स हैविंग सेम ओरिजिन, एक जैसा ओरिजिन है, ठीक है, लेकिन क्या है, उनका फंक्शन अलग अलग है। सेम ओरिजिन, कॉमन ओरिजिन, बट डिफरेंट
डिफरेंट फंक्शंस, ऐसे ऑर्गन्स को हम क्या कहेंगे? होमोलोगस ऑर्गन्स कहते हैं। एग्जाम्पल देख लो, जैसे कि जो विंग्स ऑफ बैट है या जो विंग्स ऑफ बर्ड्स है एंड हैंड्स ऑफ ह्यूमन है, ये दोनों का एग्जिस्टेंस क्या है? ये दोनों फोर लिम्स है। ठीक है, दोनों विंग्स ऑफ बर्ड्स भी उनका फोर लिम्स है, उनके हैंड्स ही हैं एक तरीके से, और हमारा जो हैंड्स है वो भी फोर लिम्स ही है। तो ये दोनों फोर लिम्स होने के बाद भी इनका फंक्शन देखो अलग है। विंग्स उड़ने के काम में आते हैं, हम अपने हैंड्स को बहुत सारे एक्टिविटीज में यूज करते हैं, है ना, उड़ने के काम में नहीं लाते हैं। तो यानी दोनों का फंक्शन अलग अलग है, लेकिन दोनों का ओरिजिन सेम है, दोनों फोर लिम्स है। ऐसे ऑर्गन्स को क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड होमोलोगस ऑर्गन्स। ठीक है, एनालोगस ऑर्गन्स का मतलब क्या? इसमें एकदम इसका अपोजिट होता है, हैविंग डिफरेंट ओरिजिन, दे आर नॉट हैविंग अ कॉमन ओरिजिन, डिफरेंट ओरिजिन, लेकिन उनका फंक्शन क्या होता है? सेम होता है। हैविंग डिफरेंट ओरिजिन बट सेम फंक्शन, एक ही काम होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? एनालोगस ऑर्गन। एग्जाम्पल देख लो भैया। ठीक है, अगर हम बात करें विंग्स ऑफ बर्ड्स को कंपेयर करें विथ विंग्स ऑफ इंसेक्ट, ठीक है, या फिर विंग्स ऑफ बैट, तो ये सब क्या हो गया? एनालोगस ऑर्गन्स हुए। बर्ड्स का विंग्स क्या होता है? उनका फोर लिम्स है जिसके ऊपर उन फेदर्स ग्रो हुए हैं, जो वो उड़ने के काम में लाते हैं, है ना, उड़ने के काम में आ रहे हैं। विंग्स ऑफ इंसेक्ट, ये तो एक अलग से, फोर लिम्स तो नहीं है ना, अलग से कुछ क्रिएशन है जिसकी वजह से वो उड़ पाते हैं, इंसेक्ट्स। अगर हम बात करें विंग्स ऑफ बैट की, तो बैट का विंग कैसा होता है ना, उनका पंजा होता है, ये पंजा होता है जिसमें स्किन डेवलप हुआ है, और उस वो बड़े बड़े पंजे से वो उड़ते हैं। तो यानी ऑब्वियसली उनका पूरा हैंड नहीं है, ये सिर्फ आगे का पंजा है। तो यानी ये सब डिफरेंट, अलग अलग ओरिजिन है, अलग अलग चीज़ों का क्रिएशन है, पर इन सब का फंक्शन क्या है? सेम है। ये सब फ्लाई करने के लिए अपने उन ऑर्गन्स को यूज करते हैं। ठीक है, सो दे आर कॉल्ड एनालोगस ऑर्गन्स। होमोलोगस यानी सेम ओरिजिन बट डिफरेंट फंक्शन। एनालोगस मतलब डिफरेंट ओरिजिन बट सेम फंक्शन। यहां पर हमने इस चीज को समझ लिया। ठीक है, अगर हम बात करें एवोल्यूशन बाय स्टेजेस की, तो उसमें क्या दिया हुआ है? उसमें यह बताया गया है कि जो एवोल्यूशन हुआ है, जो ट्रेसेस, बहुत सारे तरीके हैं जिससे पता लगाया जा सकता है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से कैसे इवॉल्व हुआ है। बहुत सारे वेज हैं, है ना, इसमें कार्बन डेटिंग वाला प्रोसेस है, फिर आर्कियोलॉजी में बहुत सारे जो लेवल्स अर्थ के अंदर देख सकते हो, उसके हिसाब से जो जितना जमीन के डेप्थ में मिलेगा उतना पुराना ऑर्गेनिज्म। तो और मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी, डीएनए की स्टडी से भी हम जो क्लोजनेस है किसी दो ऑर्गेनिज्म का, वो हम पता लगा सकते हैं। तो बहुत सारे वेज हैं। वैसे एवोल्यूशन बाय स्टेजेस में आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पर, कि जो एवोल्यूशन हुआ है, ठीक है ना, वो कोई मकसद से नहीं हुआ, वो सिर्फ ऐसा एक रैंडम प्रोसेस है। जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि प्लेनेरिया में जो उनका आई है, ये सब, उस आई को क्या बोला गया? दैट इज अ वेरी रूडिमेंट्री आई, मतलब इतना बेसिक कि वो ना हमारे जैसी कलरफुल दुनिया नहीं देख सकते हैं, लेकिन उस आंखें, जो उनकी आंखें हैं, उनको लाइट का सेंसेशन दे देती हैं। तो यानी जो ये एवोल्यूशन हुआ है, इसमें जब आंख, ये चीज आना शुरू हुई, जब आईज जो है वो डेवलप होना शुरू हुए, तो उसका फंक्शन सिर्फ एक बेसिक सेंसेशन के लिए बना था, जो आगे जाके धीरे धीरे ऐसा आंख हमको मिल गया। मतलब एवोल्यूशन में ये धीरे धीरे इसका फंक्शन जो है वो ऐड होते गया, कुछ चेंजेस होते गए, और ये ऐसे वाली आंख इस आंख का ही रिजल्ट है। मान लो पहले ऐसा वाला आंख इवॉल्व हुआ, फिर धीरे धीरे ऑर्गेनिज्म जब इसमें से इवॉल्व होते गए, तो यानी हमको इस तरह की आईज मिली। तो यानी ये जो, अब ऐसा नहीं कि भाई नेचर का मकसद था कि ऐसी आंख देनी है, पहले ये वाला आंख देंगे, फिर धीरे धीरे इवॉल्व कराते जाएंगे, ऐसा नहीं। ये बड़ा रैंडम प्रोसेस था, और बस बाय चांस ये इस तरह के आंखों में यूज के हिसाब से, एडेप्टेबिलिटी के हिसाब से वो बदलता गया। ठीक है, इसमें एक और एग्जांपल दिया हुआ है आपको, फॉर्मेशन ऑफ फेदर्स। तो यानी एग्जिस्टेंस ऑफ फेदर्स, बर्ड्स पे जो फेदर्स है ना, या जब डायनासोर्स में जो फेदर्स थे, उन फेदर्स का यूज उड़ने के लिए नहीं था। उन फेदर्स का इवोल्यूशन ऐसा था कि उनका उस टाइम पे यूज था ठंड से बचना, है ना, यानी थर्मो रेगुलेशन में यूज था उस फेदर का।
आगे जाके वो फेदर का यूज उस ऑर्गेनिज्म ने बदल के और धीरे धीरे वो फ्लाई करने के काम में उसको यूज करने लगे। तो यानी किसी एक चीज का एग्जिस्टेंस स्टार्ट में कुछ और हो उसका फंक्शन, आगे जाके उसका फंक्शन बदल जाए, तो भी इसमें कोई मतलब चौंकने वाली बात नहीं है। ये एवोल्यूशन ऐसी ही चीज है, बड़ा रैंडम प्रोसेस है, ठीक है। कोई प्लानिंग, कोई मकसद से ये चीज नहीं हुई, बहुत ही प्लस माइनस ऐसे रैंडमली बाय चांस कुछ एक चीज एक फंक्शन कर रहा है और आगे जाके इवॉल्व होते होते उसका फंक्शन बदल जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है एवोल्यूशन के अंदर, ठीक है। इसके बाद यहां पर एक और पॉइंट दिया है कि एवोल्यूशन को कभी भी प्रोग्रेस से नहीं देखना चाहिए। मतलब एवोल्यूशन जब हो रहा है कि भाई एक यूनिसेलुलर से जब एक मल्टी सेलुलर, जब इतने सारे जब इवॉल्व हो गए, तो इसका ये मतलब नहीं है कि किसी भी तरह से ये मल्टी सेलुलर इस यूनिसेलुलर से ज्यादा एफिशिएंट है, उनकी जिंदगी ज्यादा मतलब इनके अंदर जीने का सर्वाइवल बेनिफिट है, ऐसा कुछ नहीं है। या फिर इनके सारे सेंसेस सबसे स्ट्रांग है, ऐसा भी नहीं है। अगर हम एवोल्यूशन में हम अगर अपने आप को पिनाकल मानते हैं कि हाँ हम जो नेचर का सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है ह्यूमन बींग्स, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एवोल्यूशन में सिर्फ एक चीज होती है कि बॉडी सिंपल से कॉम्प्लेक्स होता जाता है, यानी बॉडी में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, पर किसी तरीके से ऐसा जरूरी नहीं है कि वो हमेशा बॉडी में प्रोग्रेस या डेवलपमेंट ही ला रहा है। अगर ऐसा होता तो जो बैक्टीरिया सबसे जो बेसिक सबसे पुराने लाइफ फॉर्म्स है उनका, और हम अपना अगर हम बात करें तो ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशन में जीने की जो एबिलिटी है वो अभी भी बैक्टीरियाज के पास है ना। सबसे हॉटेस्ट क्लाइमेट से लेके कोल्डेस्ट क्लाइमेट तक बैक्टीरियाज रह सकते हैं, लेकिन हम वहां पर हमारे लिए बहुत मुश्किल है रहना। तो किसी भी तरीके से एवोल्यूशन हमेशा प्रोग्रेस या डेवलपमेंट लाता है, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा होता तो हमारे जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं, आंख है, कान है ना, नाक है, स्किन है, तो ये सभी सेंस ऑर्गन्स सबसे बेस्ट होते हैं। पर आपको पता है कि ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं कि ह्यूमंस के पास सबसे बेस्ट आइज मिले, सबसे बेस्ट हम फोकस कर सकते हैं या दूर की चीज को देख सकते हैं, ऐसा नहीं है। हमसे ज्यादा अच्छी स्ट्रॉन्ग आइज दूसरे एनिमल्स के पास भी है ना। फिर यानी ऐसे बहुत सारी चीजें हैं समझो कि जो हमको ये बताती है कि वी आर नॉट द बेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ एवोल्यूशन। ऐसा नहीं कि हम एवोल्यूशन यानी कि ये हमेशा डेवलपमेंट लाता है, हमेशा प्रोग्रेस लाता है, और ह्यूमन बींग्स जो है सबसे बड़े पिनाकल्स है, सबसे बड़े आविष्कार है नेचर का, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। एवोल्यूशन बस एक रैंडम बाई चांस प्रोसेस है जो बस होता रहता है, और अलग अलग चीजें, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स क्रिएट होते रहते हैं, और उसी चेन का एक हिस्सा हम हैं, ठीक है। और यहां पर एक और एंड में एक इंपॉर्टेंट बात यह बताई गई है कि एवोल्यूशन जो ह्यूमंस का हुआ, ह्यूमंस जो इवॉल्व हुए हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं कह सकते हम कि हम एग्जैक्टली एप से या चिंपैंजी से, है ना, चिंपैंजी से इवॉल्व हुए। एक कॉमन एंसेस्ट्री से ये मतलब देखा गया है कि एक कॉमन एंसेस्टर से चिंपैंजीज भी इवॉल्व हुए हैं और ह्यूमंस भी इवॉल्व हुए हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं कि जब ये इवॉल्व हुए तो ये खत्म हो गए। समझ में आ रहा है आपको ये चीज? हम जिस ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व हुए, ऐसा जरूरी नहीं कि उसका एग्जिस्टेंस अच्छा नहीं था, सही नहीं था, उसका बॉडी डिजाइन, वो खत्म होके हम इवॉल्व हुए, ऐसा भी नहीं है। वो पुराने फॉर्म्स भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, हम भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। ह्यूमन एवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो ऐसे पहले माना जाता था, काफी टाइम तक ये नोशन था कि ह्यूमंस जो भी, अगर हम चाइनीज लोगों की बात करें, इंडियंस की बात करें, ठीक है, या एशियंस की बात करें, और हम ब्लॉन्ड लोगों की बात करें, जो गोरे हैं, जो निग्रोज हैं, ये सब अलग अलग रेसेस से आते हैं, ऐसा लोगों का मानना था काफी टाइम तक कि हर टाइप का ये जो ह्यूमन है ये अलग अलग जगह से अलग अलग तरीके से इवॉल्व हुआ है। पर रिसर्च में ये पाया गया कि ये सब जितने भी ह्यूमंस हैं, दे आर ऑल एक ही कॉमन ओरिजिन से आए, एक ही जगह से इवॉल्व हुए। इनफैक्ट जो होमो सेपियंस, जो हमारा सबसे पहला ह्यूमंस का, जो मॉडर्न ह्यूमंस का फॉर्म था, ये कहाँ पर, अफ्रीका में इवॉल्व हुआ था। और अफ्रीका से धीरे धीरे ये माइग्रेशन रैंडम प्रोसेस से ये पूरी दुनिया भर में फैले, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि ये अलग अलग ह्यूमन रेसेस हैं, ये सब एक ही कॉमन होमो सेपियंस से ही इवॉल्व या उसी से आए हुए ये सब वेराइटीज धीरे धीरे क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से इनके बॉडी स्ट्रक्चर्स या कलर में चेंजेस होते गए। अदरवाइज ये सब एक कॉमन ओरिजिन से ही आए हुए हैं। 10 क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। यस, 10 सीबीएसई का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, और ये हम
2019 के ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग, उसकी टॉपिक के अकॉर्डिंग हम करने वाले हैं। देखिए जो बायोलॉजी है हमारा, जो मेन बायोलॉजी है, जो हमारे कुछ चैप्टर्स जैसे लाइफ प्रोसेस है, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन है, इसके अलावा हमारा हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस है, और फिर ये हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, ये 4 चैप्टर्स मिला के आपके 80 में से, ठीक है, आपकी बोर्ड्स में 80 में से 23 मार्क का इन 4 चैप्टर से, इस मेन बायोलॉजी वाले पार्ट से आ सकता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये आपका मतलब काफ़ी ज़्यादा वेटेज है देखा जाए तो आप पर चैप्टर्स में। ओके, और उसमें आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर ये भी है, दैट इज हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। ठीक है, मोर देन आप देख सकते हो 23 का मतलब क्या हुआ कि 5 से ज़्यादा मार्क्स है ना, अराउंड समझो एवरेज भी आप देखो तो 5 से ज़्यादा मार्क्स, सबसे ज़्यादा वेटेज वाले आपको चैप्टर्स है ये सब। ओके, तो इसको तो स्किप करना, छोड़ना नहीं है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इजी भी है अगर आपने इसका सही से आपने अगर इसको पढ़ा हो। अगर आपने ये चैप्टर आपको दिक्कत दे रहा है, प्रॉब्लम है, तो मेरे चैनल पे आप जाके देख सकते हो, मैंने 3 वीडियोस इस चैप्टर से जुड़ा हुआ बनाया हुआ है। इनफैक्ट पूरा उसके अंदर चैप्टर कवर्ड है, प्लेलिस्ट में आप जाके चेक कर सकते हो, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, एडू मंत्रा से सर्च कर सकते हो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं 2019 की ब्लूप्रिंट के हिसाब से। देखो कौन सी टॉपिक्स हैं, जैसे मेन हेरिडिटी। ओके, इसका जो बेसिक आइडिया है ये चीज। ओके, मेंडल का लॉ, इसमें इनहेरिटेंस के बारे में, इस हेरिडिटी के बारे में डिटेल है। ओके, पी प्लांट को लेके पूरा डिस्कशन है, वो चीज आपको पढ़नी है। सेक्स डिटर्मिनेशन, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वैल्यू बेस्ड हो या कुछ भी हो, इस टॉपिक को स्किप नहीं करना है, आसान है, ठीक है, इंपॉर्टेंट भी। और बेसिक कंसेप्ट ऑफ एवोल्यूशन, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, है ना, स्पीसिएशन है, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन है, जेनेटिक ड्रिफ्ट है, काफी सारी चीजें हैं। ओके, जो आपको यहाँ पर इस टॉपिक से, एवोल्यूशन से पढ़नी है। ओके, तो अगर हम बात करें यहाँ पर क्वेश्चंस की, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने जो बनाए हैं, अब इंपॉर्टेंट का मतलब ये नहीं होता है कि सीधे सीधे ये आपको बोर्ड एग्जाम में इसी में से आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इंपॉर्टेंट का मतलब ये है कि या कहो तो टॉप 10 जो मैंने यहाँ से छांट के निकाला हुआ है, इसमें ये है कि भाई आप अगर ये टॉपिक्स कैसे, मतलब देखो यहाँ पर मैं आपको आंसर्स हल्का आइडिया दे दूंगा, लेकिन आपको यहाँ पर टेक्स्ट बुक लेके, आपकी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक लेके और ओपन बुक टेस्ट की तरह इस वीडियो के साथ में इसका सोल्यूशन आपको ढूंढना है। तो आप ऐसा कर सकते हो कि पेपर और पेन ले लो, अपना टेक्स्ट बुक ले लो, और जो भी क्वेश्चंस यहाँ जो बता रहा हूँ आप उसको अपने टेक्स्ट बुक से सर्च करो, और जब आप वो चीज़ करोगे तो उसकी आगे पीछे की चीज़ें आपको आती जाएंगी, और चैप्टर का जो मेन आइडिया है, जो कंसेप्ट है, आपको समझ में आ जाएगा। आपको कौन सी टारगेट के हिसाब से आपको पढ़ना है। इस चैप्टर में यही दिक्कत होती है कि हमको एग्जैक्टली समझ नहीं आता कैसे पढ़े, क्या वे होना चाहिए। तो अगर आपको पता होगा भाई ये टारगेट्स हैं, इसके अकॉर्डिंग पढ़ना है, तो आप जरूर इसको प्रॉपरली कर पाओगे। तो एज अ समझो कि एज अ सीन पैसेज आप इसको करोगे तो आपको बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा इस चैप्टर का। ओके, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, डिफाइन द फॉलोइंग। हेरिडिटी, ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या है भाई? हेरिडिटी का डेफिनेशन एक जो सीक्वेंस पेरेंट्स से अगले जनरेशन में जो कैरेक्टर्स का जाना है, बेसिक आइडिया दे दिया, आप सर्च करके और जरूर इसके बारे में लिखोगे। ओके, नेक्स्ट है स्पीसिएशन। स्पीसिएशन, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज, बाकी आइडिया चेक फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है, ये चीज सर्च करो, जेनेटिक ड्रिफ्ट। इसके बाद है एवोल्यूशन। ओके, व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ एवोल्यूशन, जो एक ऑर्गेनिज्म से धीरे धीरे करके नया ऑर्गेनिज्म इवॉल्व होता है, इस बेसिक आइडिया को एवोल्यूशन कहते हैं। ओके, और इसके बाद है गिव द डिफरेंस बिटवीन डोमिनेंट। देखो अब यहाँ पर कुछ चीजें हैं, काफी डिफरेंसेस, अलग अलग मतलब कॉन्ट्रास्टिंग चीजें हैं जो आपको यहाँ पर पूछी जा सकती हैं, जैसे डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट्स। ट्रेट्स यानी कैरेक्टर्स, डोमिनेंट को क्या होता है, रिसेसिव क्या होता है, ये आपको देखना है। ओके, होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन्स, वेरी इंपॉर्टेंट, कहो तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, इसको आपको करना ही है। ओके, इनहेरिटेड एंड अक्वायर्ड ट्रेट्स, कौन से कैरेक्टर्स को इनहेरिटेड कहते हैं, जो फैमिली से फ्लो होके आ रहा है, ठीक है, उसको इनहेरिटेड। अक्वायर्ड का मतलब क्या होता है, जो उस ऑर्गेनिज्म ने अपनी लाइफ टाइम में अचीव की है ना, सराउंडिंग से, एनवायरनमेंट से, उसको अक्वायर्ड कैरेक्टर बोलते हैं। ओके, यहाँ पर मैंने आपको हेल्प कर दिया। नेक्स्ट है मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस, ये आपका जुड़ा हुआ है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस वाले पार्ट से, आप जरूर इसको चेक करिए। ओके,
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है यहाँ पर, why is it that sperm is solely responsible for determining the sex of child? Very important once again, है ना, सेक्स डिटर्मिनेशन में स्पर्म का रोल या फिर मेल का जो रोल है वही यहाँ पर 100% रिस्पॉन्सिबल है। जो बच्चा है वो मेल होगा कि फीमेल चाइल्ड होगा, है ना, वो चीज़ सिर्फ और सिर्फ स्पर्म पे ही डिटरमाइंड है, ओवम पे डिटरमाइंड नहीं है। क्यों है ऐसा, ये आपको बताना है। ओके, नेम any two important factors that cause development of new species, यानी स्पीशिएशन के लिए दो important factors आपको बताने हैं। ओके, आप देखिए टेक्स्ट बुक से आप इस चीज़ को सर्च करिए, अगर दिक्कत हो रही है तो आप थोड़ा सा गूगल भी कर सकते हो। यार इतनी सारी फैसिलिटीज़ हो गई है, आप ज़रूर इसको अच्छे से कर पाओगे। ओके, इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है मतलब उससे बेटर ये होगा कि आप, अगर आपको इस चैप्टर का मतलब बहुत ना के बराबर आइडिया है तो आप पहले हम मेरे जो वीडियोस हैं वो देख लीजिए और उसके बाद आप कर सकते हो इस चीज़ को कंटिन्यू। ओके, यहाँ पर देखते हैं फिफ्थ वाला है, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ चार्ल्स डार्विन ऑन आवर नॉलेज ऑफ एवोल्यूशन। डार्विन थियरी का एवोल्यूशन के कंसेप्ट में क्या कंट्रीब्यूशन है, ये चीज़ आपको बतानी है। ओके, नेक्स्ट है, in evolutionary terms, can we say that among bacteria, spider, fish, chimpanzees, which have a better body design? यहाँ पर हमको evolutionary terms में क्या हम कह सकते हैं कि बैक्टीरिया, स्पाइडर, फिश और चिंपैंजी में किसी का जो बॉडी डिज़ाइन है वो बेटर है? क्या हम कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? ठीक है, और अगर हम बोल सकते हैं तो किस बेसिस पे, या नहीं कह सकते तो उसका डिटेल देना है आपको। वाई और वाई नॉट, इस चीज़ का डिटेल देना है कि ऐसा हम बेटर बॉडी डिज़ाइन की टर्म्स में बात कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ओके, इसका आपको डिटेल देना है। ऐसे मैं बेसिक छोटा सा आपको हिंट दे दूं तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हमको बहुत साफ शब्दों में दिया है कि एवोल्यूशन जो है ना वो ऐसा नहीं कि एवोल्यूशन होने से जो नया ऑर्गेनिज्म आता है उसका बॉडी डिज़ाइन बेटर होता है, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ का जो आपको डिटेल है टेक्स्ट बुक से आप इस चीज़ को देख लीजिए। ओके, नेक्स्ट है, नेम एंड स्टेट मेंडल्स 3 लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। हालांकि ये जो लॉज है डायरेक्टली आपको टेक्स्ट बुक में ऐसे नहीं दिया, लेकिन आप इस चीज़ को पढ़ के रखिए। ठीक है, आप गूगल करिए इस चीज़ को, स्टेटमेंट को निकाल के और पढ़ के समझ के रखना है इस चीज़ को। ठीक है, और why मेंडल सिलेक्टेड गार्डन पी प्लांट, अगेन अनदर इंपॉर्टेंट, भाई पी प्लांट को ही क्यों सिलेक्ट किया आपने इनहेरिटेंस का एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए, ये बताना है। नेक्स्ट है, हाउ डज एवोल्यूशन अकर, कैसे होता है एवोल्यूशन। डिस्क्राइब हाउ फॉसिल्स गिव एविडेंसेस इन सपोर्ट ऑफ एवोल्यूशन। फॉसिल्स का जो आइडिया है वो कैसे हमको एवोल्यूशन के आइडिया को मतलब क्लियर करता है, इस चीज को बताना है। और लास्टली, राइट द रेशियो ऑफ प्रोजेनी, अगले जनरेशन का जो रेशियो है ये बताना है इन दो, और कहो तो इन दो वेराइटी के प्लांट्स का जब हम क्रॉसिंग कर रहे हैं या फिर क्रॉस पॉलिनेशन कर रहे हैं, है ना, रेड एंड ग्रीन जिसका ये है उसका जो आपका जीनोटाइपिक आइडिया है, और जो रिंकल्ड येलो ये दूसरा प्लांट, ठीक है, उसका जीनोटाइप भी आपको दिया हुआ है। आप इसके क्रॉसिंग से जो अगला जनरेशन आएगा उसका रेशियो क्या होगा, है ना, क्या मतलब रेड ग्रीन कितने होंगे, सॉरी राउंड और ग्रीन कितने होंगे, राउंड और येलो कितने होंगे, रिंकल्ड ग्रीन कितने होंगे, रिंकल्ड येलो कितने होंगे, ये चीज़ आपको वहाँ पर बतानी है। ओके, तो होप कि भाई आप लोगों को ये जो क्वेश्चंस हैं उसमें आप परफॉर्म कर पाओगे। आपने किया या नहीं किया ज़रूर कमेंट सेक्शन बताइए। अगर आपको किसी का इसमें से सोल्यूशन चाहिए होगा तो भी बताना, उसको मैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, बाय बाय।